अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत से टॉपिक्स हैं लेकिन सबसे पहले आज क्रिकेट की बात करनी है। आप सबको बहुत-बहुत मुबारक, बड़ा ज़बरदस्त मैच पाकिस्तान ने खेला। वैसे फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट था तो मैं थोड़ा-सा शेकी था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़वान ने और अब्दुल्ला शफ़ीक ने जिस तरह की गेम खेली है, वंडरफुल। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें मुझे अभी भी आज के भी मैच में थोड़ी-सी मुझे कप्तानी के बारे में कुछ शकूक व शुबहात जो हैं वो मज़ीद उभर के सामने आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये छुपे रहें और इसी तरह हमारी जो जीत है वो हमारी कमज़ोरियों पे पर्दे डालती रहे, लेकिन फिर भी उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके साथ-साथ जो हमारी जो सियासी मौज़ूआत हैं, उनमें आज हमने बात करनी है बेसिकली। आज आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से रवानगी उनकी होगी और वो चले जाएँगे सऊदी अरब। सऊदी अरब में कुछ दिन रहने के बाद फिर वो दुबई और फिर वापस। इसका मतलब है कि वो उनकी आमद-आमद है और उनकी बुकिंग-शुकिंग जो है वो जहाज़ चार्टर कर लिया गया है। तो लेट्स सी अब उनका क्या तज्ज़िया करेंगे कि क्या होगा हमारे पाकिस्तान में। और साथ-साथ इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुश्किलात, इवन जजेस की आपस में ही मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआएँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि क्या इत्तलात हैं? आज वाक़तन नवाज़ शरीफ साहब सीरियस हैं वापसी के लिए? आज वो परवाज़ अपनी ले रहे हैं वहाँ से लंदन से सऊदी अरब जी? देखिए, खबरें तो यही हैं कि नवाज शरीफ साहब आज लंदन से सऊदी अरब की तरफ जाएंगे। जी। लेकिन अभी वो कहते हैं कि सऊदी अरब भी जाएंगे, शायद वो एक आध दिन के लिए कतर भी जाएं और फिर उसके बाद वो दुबई में कयाम करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी करेंगे और उसके बाद फिर वो दुबई से पाकिस्तान की तरफ आएंगे 21 तारीख को। यही एक शेड्यूल जो है वो पीएमएलएन की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन अब जी। सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी एक बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होगी, यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई जान डाली जा सकेगी और हाँ। मुस्लिम लीग नून जो अगले इंतखाबात में इक्तदार की सियासत में आना चाहती है, उसमें नवाज शरीफ साहब एक ब्रिज के तौर पर सामने आएंगे। और क्या नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया है, तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं वजीर आजम हाउस तक जाने के लिए और उनकी जी। बेटी मरियम नवाज के लिए? अब ये बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से मौजूद है। ये जो हाँ। तीन बड़े जलसे करने की कोशिश की उन्होंने, शादरा और उसके बाद बदामी बाग और उसके बाद रायबंड, और अब कल ये फैसला किया गया कि इस तरह के वर्कर कन्वेंशन जो है वो खत्म कर दिए जाए। वजह यही है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स की वो बड़ी तवक्को कर रहे थे। तो अब हाँ। नवाज शरीफ साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आते ही दो बड़े चैलेंज है, एक है कानूनी चैलेंज, एक है सियासी चैलेंज। कानूनी चैलेंज ये है कि क्या वो आकर अपने आप को सरेंडर करते हैं और क्या हाँ। अदालतें और हमारे कानून नाफिज करने वाले उनको आते ही गिरफ्तार करेंगे, या वो जो ख्वाहिश वो रखते हैं कि मीनारे पाकिस्तान जाऊंगा, वहां जलसा करूंगा और जलसा करने के बाद आके सरेंडर करूंगा। यहां से वो कानूनी नुक्ता शुरू हो जाएगा जहां पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो कितना प्रिवेल करता है, क्योंकि ठीक। टेक्निकली और लीगली तो उनको सरेंडर करना है और उनको मौके के ऊपर ही गिरफ्तार करना है जैसे ही वो हदूद पाकिस्तान के हदूद पे दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ हाँ। अदालतों का भी इम्तिहान है, कानून का इम्तिहान भी और आइन का इम्तिहान भी। अब दूसरा मसला उनका एक सियासी नोयत का बन गया जो बड़ा संगीन है कि क्या वो मीनारे पाकिस्तान में एक बड़ा लार्जर क्राउड भर सकेंगे, और हम्म। इतना लार्जर क्राउड जो उनके शानो शयान हो। ये जो तीन हमने छोटी छोटी जलसियां या वर्कर कन्वेंशन देखे हैं, उससे हाँ, तो इससे तो मुस्लिम नहीं। लीग नून के हवाले से एक काफी मायूसी का पहलू पाया जाता है। हम्म। अच्छा, अब अगर नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान में एक बड़ा इज्तिमा नहीं कर सकते या उनकी पार्टी नहीं कर सकती उनके एजाज में, तो फिर उससे नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसका भी पता चल जाएगा और उनका हम्म। जिसे कहते हैं जहाज टेक ओवर करने से पहले ही वो नीचे की तरफ जाएगा। ये भी हाँ। सवाल है कि मुस्लिम लीग नून क्या वहां एक बड़ा जलसा करेगी, और ये खबरें भी हैं कि आखिर में शायद मीनारे पाकिस्तान का जगह खत्म करके किसी और जगह की तरफ भी जाया जा सकता है, कोई भी जवाब हम्म। बनाकर इस सारे खेल के अंदर। तो ये भी देखना होगा कि टेक्निकली नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी को कितना गेज किया जाता है, और ये एस्टेब्लिशमेंट भी गेज करेगी कि नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो कहां खड़ी है, और इतना हमने उनको रास्ता दिया कि क्या वो लोगों को मोबिलाइज कर सके हैं और या नहीं कर सके हैं। अच्छा, हम्म। तीसरा बड़ा चैलेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आमतौर पे हम रूल आउट करते हैं, वो है शहबाज शरीफ फैक्टर।
शहबाज शरीफ साहब इस वक्त काफी गेम के अंदर इन है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके काफी मामला दुरुस्त हैं, और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा हल्का जो है वो कंफर्ट है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल कर इक़्तिदार का रास्ता निकालना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ ग्रुप उनको ये बहुत बड़ी स्पेस नवाज शरीफ साहब को देगा कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में फिर नवाज शरीफ बालादस्त हो जाए, और नवाज शरीफ के बालादस्त होने का मतलब है कि मरियम नवाज बालादस्त हो जाए। तो बहुत से लोग उनसे नाला भी हैं। तो ये भी एक टेक्निकल मसला है पॉलिटिकली, जो बड़ा स्मॉल सा क्राफ्टिंग है, जिसको समझना होगा कि क्या शहबाज शरीफ भी चाहते हैं। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे पिछली दफा, तो वो शहबाज शरीफ साहब उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट नहीं गए थे, वो चले गए थे वहां से धर्मपुरे की साइड से, और बाद में ख्वाजा आसिफ ने कहा ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, हमें तो एयरपोर्ट जाना नहीं था। तो ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद है उसमें खुद एक बड़ी रुकावट जो है वो शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, जो अंदर से चाहेगा कि उनकी बालादस्ती मेंटेन रहे और एस्टैब्लिशमेंट से टकराव ना पैदा हो। या ये भी हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ये कहे कि नवाज शरीफ साहब को कि आप शहबाज शरीफ पे सरपरस्ती का हाथ रखें, हम आपको रास्ता देते हैं, आप आए, लेकिन हमारा घोड़ा जो है वो शहबाज शरीफ ही है, और हमारा जो इस वक्त प्लेयर है वो शहबाज शरीफ है। तो अभी बहुत सी बातें तय होनी है ये जी। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरा फरीक है यानी पीटीआई है, उसके ऊपर जो है वो उनकी तंगी का जो मामला है वो खत्म होने को ही नहीं आ रहा। इवन हम जो देख रहे थे कि जो मुसालिहत के लिए लोग कोशिशें कर रहे थे, वो भी कहीं लगता है कि कोई सिरे नहीं चढ़ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक और मुलाकात हुई है सदर साहब के साथ उनकी दुरानी साहब की, तो जिसमें उसमें जो स्टेटमेंट आई है सदर हाउस की तरफ से, वो ये है कि जी दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए की बातें हो रही हैं, और फिर तमाम जमातें जो हैं वो उनको यकसा मौके मिलने चाहिए। तो ये जो सूरत हाल है, इससे तो लगता है कि अभी तक मामला जो है वो वहीं पे हैं जहाँ पे पहले खड़े हुए थे। देखिए, मैंने कल असद कैसर साहब का एक इंटरव्यू सुना है ARY पे, उसमें उन्होंने तायद की है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं उनको हमारी हमायत हासिल है। लेकिन सवाल यही है कि नतीजा क्या निकलेगा। अब अगर लोग ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि माइनस इमरान खान और उसके बाद कोई बात आगे बढ़े, तो उसके लिए तो इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, और इसीलिए मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक डेडलॉक का शिकार है। और देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब आपने बेनजीर को माइनस करने की कोशिश की तो वो भी नहीं मानी थी, जब आपने नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की तो वो भी नहीं माने थे, और ये भी नहीं होगा कि इमरान खान अपने आप को माइनस करके कहेंगे जी आइए मामला तय करते हैं। तो पहले तो हमें ये माइनस और प्लस के खेल से बाहर निकलना चाहिए, और सबको एक मौका मिलना चाहिए कि जनाब अगर आप पॉलिटिकल प्लेयर हैं तो आइए अपना रोल प्ले करें और पाकिस्तान को स्टेबल करें। लेकिन यहाँ लगता यह है कि जैसे इमरान खान को बाहर निकालना मकसद है, उनके हाथ पैर बांधना मकसद है, उनको इंतखाबी मुहिम से दूर रखना है, उनको जेल में रखना है। और अब जिस तरीके से साइफर का मामला चलाया जा रहा है, लगता यही है कि उनको वक्त से पहले सजा भी सुनानी है ताकि वो डिस्क्वालिफिकेशन हो। लेकिन मेरा एक ही नुक्ता है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि जिनके पास ताकत है वो सब कुछ कर रहे हैं, और ये जो कुछ अभी हमने उस्मान डार के साथ और दूसरे वो जो हमारे सदाकत अब्बासी के साथ देखा है, उसका कोई परसेप्शन अच्छा नहीं बना, उससे कोई अच्छा इमेज नहीं बना हमारे इदारों के बारे में, हमारी एजेंसीज के बारे में, हमारी पुलिस के बारे में, हमारी इंतजामिया के बारे में, जिस तरह से वो इंटरव्यूज जो है वो हमने देखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया में हम ताकत के अंदाज में इस तरह के खेल खेल के इंतखाबात का माहौल सजा सकते हैं? क्या हम इंतखाबात को लेजिटिमाइज कर सकते हैं? क्या हम इंतखाबात को क्रेडिबल कर सकते हैं? क्या हम इंतखाबात को इंतखाबात से पहले मुतनाज़ा बनाने से बचा सकते हैं? ये वो सवालात है ना जी। अगर इन सवालात का जवाब आपने नहीं तलाश करना तो फिर हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो तो बदस्तूर कायम रहेगा। जब आप एक बड़े ताकतवर प्लेयर को सियासी मैदान से आउट करेंगे तो उसका रिएक्शन सिर्फ सियासी क़यादत की तरफ से नहीं आएगा, बल्कि वोटर की तरफ से भी आएगा, आपकी मीडिया के अंदर भी आएगा, आपकी इंटरनेशनल दुनिया से भी आएगा। बहुत, अब मैं कल देख रहा था ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिस तरीके से रास्ता नहीं दे रहे डेमोक्रेटिक तरीके से, तो यहाँ पे कैनेडियन पार्लियामेंट में भी हुई है। इसका मतलब है बाहर की दुनिया भी तो देख रही है ना इन सारी चीजों को। तो मेरा तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ऐसे तो नहीं बिला वजह पाकिस्तान आएंगे,
उनको कुछ गारंटियां चाहिए, कुछ जमानतें चाहिए, कुछ उनको यकीन दहानियां चाहिए, और उसके बाद उनको एनवायरनमेंट भी चाहिए उस तरह का। अब आप देखिए ना, कल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो भी चाहते हैं कि उनका दुश्मन जो है वो मैदान के अंदर हो। मैं तो ऐसे इलेक्शन को पसंद नहीं करता, अंदर से तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं कि नहीं, इमरान खान को तो बकायदा अंदर बंद करके रखा जाए, उनको बाहर ना निकाला जाए, पिंजरे से बाहर ना निकाला जाए। फिर आप देखिए कि जिस तरीके से अभी इमरान खान के साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वो इस बात की गमनाजी है कि हम इनके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा दबाव डालें और उनके ऊपर प्रेशर डालें। अब आप ये देखिए, यही सदाकत अब्बासी साहब की मीडिया स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें 9 मई के बाद वो ये बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें कहा है कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना, किसी सूरत में तोड़ फोड़ नहीं करनी, पूरा मन एहतजाज करना। ये सदाकत अब्बासी साहब गवाही दे रहे हैं। और अब उनकी एक दूसरी गवाही आई है, और बड़ी मजेदार बात यह है कि वो कराची वाले जो मौलवी साहब हैं, महमूद मौलवी, वो कहते हैं कि ईवान सदर में सारी कॉन्स्पायरेसी तैयार हुई। अच्छा, ये कहते हैं कि जनाब अपना उस्मान डार साहब के ये जमान पार्क में तैयार हुई। सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि वो जूम मीटिंग के अंदर तय हुआ था। यानी ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आ रहे हैं, उससे और ज्यादा डाउट्स पैदा हो रहे हैं। तो अब मुझे तो ये लगता है कि जब तक इमरान खान वाला मामला रिजॉल्व नहीं होता और रीअरेंज नहीं होता, उस वक्त तक इलेक्शन का मामला जो है अव्वल तो होगा नहीं, और अगर होगा तो उसमें फिर मुतनाज़ा शक्लें जो है और ज्यादा गालिब नजर आएंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं सलमान भाई, वो ये है कि जो भी मामला चल रहे हैं सियासी सतह पे, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो लीगल फ्रंट है, लीगल फ्रंट पे भी मामला जो है वो अजीब तरीके से चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल चेयरमैन पीटीआई को हटाने के लिए एज ए चेयरमैन, वो भी एक सिलसिला चल रहा है। उसको काबिल समाअत होने पे जो फैसला उसका महफूज हुआ है। फिर बल्ले का निशान ओन चौधरी ने कह दिया जी कि हमें दिया जाए। आप जरा अंदाजा लगाएं ना। और फिर ये साथ-साथ अजीब तरह की गैर मुल्की फंडिंग की नई दरख्वास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई 1 नवंबर के लिए। तो ये जो साथ-साथ चल रहा है, और साइफर का मामला आपने ज़िक्र किया, उसपे भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक बड़ा ही शैबी किस्म का ट्रायल जो है वो चल रहा है वहाँ पे। और उनकी अपनी हालत जो है वो आप देख रहे हैं कि पिंजरे में कभी उनको बंद किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। तो ये हमारी ऑप्टिक्स भी तो देखने चाहिए ना कि दुनिया में हमें लोग क्या कह रहे होंगे? देखिए सराफत बात यह है कि ये जितनी भी कानूनी शगुफियां हैं, ये सिर्फ इसीलिए है ना कि इमरान खान डटा हुआ है और सियासत के अंदर वो खड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि असल मसला तो सियासत का है ना जी। अगर इमरान खान साहब आज सरेंडर कर जाएं तो सारे मामला तय हो सकते हैं। वो मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात मान लें, वो सदर अलवी साहब की बात मान लें, वो इजाजुल हक की बात मान लें, वो बुशरा बीबी की बात मान लें, वो जितने भी मफामतकार आके बताते हैं कि आप अपने आप को विड्रॉ करें और हम आगे बढ़ने का रास्ता निकालते हैं, तो रास्ता तो इमरान खान के पास है, एक रास्ता जो ये दे रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि जिसपे वो खड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। अब वो दूसरे रास्ते की पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस तो है ना जी। अब पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के अंदर उन्होंने लीगल इंप्लीकेशंस का भी एक लगाना है अम्ब्रेला, और उसके तहत वो कभी बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, कभी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, कभी फला नहीं होगा, कभी ममनुआ फंडिंग आ जाएगी, कभी तोशा खाना आ जाएगा, कभी साइफर आ जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि जनाब अगर आप अपना ताबेदारी नहीं करेंगे तो आपके साथ फिर ये भी काम हो सकता है। अच्छा, ये पहली दफा तो कोई कानून जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा कि अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ। आप भट्टो साहब की सियासत से शुरू हो जाएं और उनकी फांसी के फैसले से शुरू हो जाएं, आपको हर जगह लगेगा कि अदलिया या इदारे या कानून जो है वो अपने सियासी मुखालफत के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, नजरिया जरूरत के तहत किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट मिसाल बता देता हूं। मसलन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, इलेक्शन नहीं हो रहे। अब ये जो नई जुडिशरी है, इसको तो कोई दर्द सर नहीं है। नए चीफ जस्टिस साहब के लिए भी ये मसला नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कभी इसके ऊपर बात करना भी मुनासिब नहीं समझी है कि भाई ये जो 90 डेज में इलेक्शन होने थे, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और ये जो फुल बेंच बना हुआ है, ये भी इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर बहस करे ना कि मुल्क में इंतखाबात और आइन की जो वायलेशन हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए कि हमारी अदलिया जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर एक सहूलतकारी का किरदार तो अदा करती रही है ना। ये कोई नई बात तो नहीं है, और मौजूदा जुडिशरी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून से ज्यादा हम सियासी मसलियतों का शिकार हैं और सियासी पसंद और नापसंद का शिकार है, और सियासत की बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं कि किसके लिए रास्ता खोला जाएगा और किसके लिए रास्ता बंद किया जाएगा। अब ऐसे इलेक्शन के बारे में पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, एमक्यूएम भी बोल रही है, एमन वली भी बोल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी बोल रहे हैं कि भाई ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को उठाकर जो है इक्तिदार से पहले इक्तिदार दे दिया जाए। ये बातें तो अब लोग कर रहे हैं ना, दबे लफ्जों में और खुले लफ्जों में कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो खुद इलेक्शन कमीशन
निगरान हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट का बुनियादी नोयत का सवाल ये बनता है कि हम किस किस्म का इलेक्शन कराना चाहते हैं। क्या इससे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करेंगे या मजीद पॉलिटिकल महाजराई जो है वो पैदा होगी और नया टकराव पैदा होगा कौमी सियासत के अंदर। सही बात है। अच्छा, ये साथ-साथ जो अभी आपने ज़िक्र किया सुप्रीम कोर्ट का भी, तो ये जो माहौल आजकल हम देख रहे हैं, ये तो अभी मेरा ख़्याल है बड़ा अच्छा हुआ है कि लोगों को लाइव टेलीकास्ट क करके दिखाया जा रहा है कि हमारे जो जजेस हैं, वो तो आपस में ही लड़-लड़ के, तो उनका क्या अजीब-सा हाल हुआ है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो किसी को बात नहीं करने दे रहे, वकला की बेइज़्ज़ती हो रही है वहाँ पे, उनको स्नब किया जाता है। इवन जस्टिस मुनीब मुनीब जो हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट लीगल माइंड, वो वहाँ पे जो है, वो भी बात नहीं कर पाते। तो ये क्या माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आप ही अंदर? के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कुछ हमारे इस्लामाबाद बेस्ड कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक हमें इनकलाब दिखाया था कि जस्टिस फाइज़ ईसा के आने के बाद एक इनकलाब आने वाला है। और मैंने उस वक़्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इतनी जो तक़सीम है जुडिशरी के अंदर और जजेस के अंदर, कि जो एक ग्रुप और एक ग्रुप बना हुआ है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, पहली बात तो ये है। और मैंने कहा था इसमें डिटरमिन करेगा कि जस्टिस फाइज़ ईसा का अपना एटीट्यूड किस तरीके से आगे बढ़ता है। अब आप देखिए, ये जो भी प्रोसीडिंग हो रही है और जो नोक-झोंक आप देख रहे हैं, हर दफा ये कहा जाता है कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। यानी एक नहीं, चीफ जस्टिस हो, उसको पता होना चाहिए कि ये फैसला इतनी जल्दी आसमान से गिरने वाला नहीं है। आपको उसके लिए पूरी प्रोसीडिंग करनी होगी, सबको सुनना होगा, दलाइल होंगे, बहस होगी, मुबाहिसा होगा, डिबेट होगी और आपको आर्गुमेंट्स बिल्ड करने हैं। अच्छा, रोजाना कहा जाता है कि फैसला आज आ जाएगा, फैसला वो आ जाता नहीं है, क्योंकि उसमें नए नुक्ते आ जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस को जितना तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ चलना चाहिए, वो नोक-झोंक के अंदर भी जा रहे हैं। जस्टिस मुनीब हाँ, अख्तर भी आप देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन भी हैं, बकुला सद्दीकी साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर कुछ पर्सनैलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में क्लैशेस हैं, या आप माने ग्रुपिंग है, और ग्रुप जो है वो मौजूद है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन को। ये अच्छी चीज नहीं है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसकी सही हौसला बात। अफजाई नहीं करनी चाहिए। और मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही प्रिवेल होना चाहिए, आइन को ही प्रिवेल करना पड़ेगा, कानून की बालादस्ती को इंश्योर करना पड़ेगा। हुँ, लेकिन ये हुँ, मामला, अब देखिए ना, वो जो कल उन्होंने कहा कि जी ये कौन सी होते हैं कि 3 कप्तान हो एक टीम के, कप्तान तो हाँ, एक ही हाँ, होता है। कभी 3 कप्तानों बिल्कुल। से, ये एक तंज़िया जुमला है ना जी। यानी हाँ, आपने वो जो मुज़ाहिर 3 नकवी रुकनी साहब। कमेटी बनाकर फैसला करने की कोशिश की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, जो हाँ, अहम फैसले हैं इस वक़्त पाकिस्तान की कानून के अंदर, जैसे मैंने इंतखाबात के बारे में कहा, जैसे मैंने इंसानी हकूक के हवाले से कहा, जैसे मैंने इंसानी हकूक के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, अब उस पे तो इस वक़्त हमारी अदालतें खामोश हैं, कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रही हैं। तो जो रियल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जाए। ये निगरान हुकूमत जो इतना लंबा होती जा रही है, इसकी क्या जवाज़ है, क्या मंतक है, क्या दलील है? ऐसे काम जो उसके उसके मैंडेट में और नहीं आते, वो उसके अंदर इंटरवीन कर रही है। इसकी ज़िम्मेदारी भी हाँ, तो फिर कहीं न कहीं अदलिया को भी तो अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। और साथ साथ देखें कि निगरान हुकूमत जो है, वो सेनेट का इजलास क्यों नहीं बुला रही? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है। उसमें लोग चीख-चीख के मुतालबा कर रहे हैं कि भई सेनेट का इजलास बुलाएँ, उसमें कम से कम डिस्कशन हो, कोई डिबेट हो, तो पता चले कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, क्या मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं और किधर हम जा रहे हैं। तो ये सेनेट का इजलास ही नहीं बुला रही हैं। निगरानों ने तो जितना मायूस किया है ना, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इस पे कुछ कहना नहीं चाहिए। यानी ये छोटे, जिसे कहते हैं ना, कद के लोग थे और छोटे बोने हुँ, थे, जिनको हमने बड़े ओहदे दे दिए हैं और इनसे हम तवक्को कर रहे थे कि ये मुल्क के दाखिली, इलाकाई और खारजी और माशी चैलेंजेस जो है उसको निमट सकेंगे। ये बेचारे, तो मैंने कहा ना कि एक ऐसे खेल के हिस्सा बने हुए हैं जहां खुद उनके भी अपने हाथ बंधे हुए हैं बहुत सारे, और उनके पैर बंधे हुए हैं, उनके पास है कुछ नहीं, मार्शवाई प्रोटोकॉल के वो एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह से चीजों को जी, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके बयानात सुने ना, वजीर आजम काकड़ साहब के, ये जो अभी उन्होंने हाँ, इंटरव्यू दिया एजाज सैयद को और बाकी दोस्तों को, तो बात हाँ, सवालात पे तो हैरानगी होती है कि किस तरह से हम चीजों को डील कर रहे हैं, रियासत के क्राइसिस को कैसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, बहुत से मामलात में ऐसे होते हैं। अभी एक शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू चला, जिसमें उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे दौर में ये सब चीजें होती रही हैं। यानी अंदाजा हुँ, लगाइए, वो खुद क्या मान बात ही नहीं रहे कि भाई उनके दौर में ये सब चीजें हुई हैं। यानी इतनी बेहिसी है, लाइल्मी है, या जानबूझ के इस तरह का बनने की कोशिश की जा रही है जैसे हमें कुछ पता नहीं है, आपकी नाक के है। अभी नीचे ये सारा कुछ हो रहा था सब कुछ हो और रहा आप है। अभी उससे देखें ना। ताल्लुक है इसलिए कि आपने अपने आप को विथड्रॉल किया हुआ है ना जी। हाँ, हाँ। यही देखें ना, ये आपने निगरानों की बात की है, ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में आप देखें कि हमें कोई क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस वक़्त एक डिबेट चल रही है। पाकिस्तान की मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है।
पाकिस्तान बीच-बीच में चलने की कोशिश कर रहा है, या अपना जो एक एज ओल्ड हमारा जो स्टैंस था फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से और फ़लस्तीन के इश्यू के हवाले से, वो भी मुझे लगता है कि उतना फ़ोर्सफुली हम नहीं अपना दे पा रहे हैं। क्या वजह है कि क्यों इतनी डिली-डैलिंग हो रही देखिए है? उसकी क्यों इतनी उसकी कमज़ोरी एक का ही उसकी एक ही वजह है सरार साहब, आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और डोमेस्टिक इश्यूज के दलदल में फंसे हुए हैं। आपका पैर वहां से निकल नहीं रहा, पैर आपका धुसा हुआ है। आप बार बार निकालने की कोशिश करते हैं, वो वापस उसी दलदल में चला जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इलाकाई पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उस वक्त मीनिंगफुल होते हैं, उस वक्त रेलिवेंट होते हैं, उस वक्त आपकी वॉइसेस सुनी जाती हैं, उस वक्त आपको सपोर्ट मिलती है जब आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो। जब आप इंटरनली बहुत वीक होते हैं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, बाहर वालों तो छोड़े, आपको आपके अंदर से लोग नहीं पूछते। आज ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ये ट्रस्ट डेफिसिट पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं है। इसका इकोनॉमिक्स के साथ भी ताल्लुक है, इसका सिक्योरिटी के साथ भी ताल्लुक है, इसका रीजनल पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है, इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है। तो हम अपने उस डेफिसिट को दूर करने की तो कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम डे बाय डे उस डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और लगता यह है कि पाकिस्तान में एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, और हम एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के तहत पूरा पाकिस्तान फतह करना चाहते हैं, और अपने मुखालफिन के लिए एक और रवैया, अपने हमायतियों के लिए एक और रवैया, ये जो हमने इख्तियार करने की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, इससे पाकिस्तान जो है डे बाय डे एक मुश्किल पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। अब देखिए ना, हमें इलेक्शन के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन कब हो। हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने हैं। हमें नहीं पता कि एक सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आजादाना इजाजत होगी या नहीं होगी। हमें नहीं पता कि ये जो इकोनॉमिक्स के अंदर अरबों डॉलर आने थे, ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन लाएगा, किधर आएंगे, कैसे ये बारिश होगी। हमें नहीं पता नवाज शरीफ साहब की पटारी में जो इकोनॉमिक प्लान है वो क्या है। यानी हम सब ब्लाइंड है। हमें तो सिर्फ नारे सुनाए जा रहे हैं, हमें तो बातें सुनाई जा रही हैं। और मैं तो देखिए ना, नवाज शरीफ को 1979 की पॉलिटिक्स से जानता हूं, जब वो सूबाई वजीर खजाना बने थे। तो उस वक्त से लेके आज तक कौन सा इनकलाब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया है, कौन सा हमने पॉलिटिकल इनकलाब ले आए, कौन सा हमने डेमोक्रेसी को एक राइट ट्रैक के ऊपर ले आए। हमारी तो हिस्ट्री जो है, या वो फौजी इक्तदार के साथ जुड़ी होती है, या सियासी आमरीत के साथ जुड़ी हुई है, या जुडिशरी के कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है, अदलिया की जो बेबसी नजरिया जरूरत है, या इदारों को सियासी मुदाखलत के साथ जुड़ी हुई है। हमने छोड़ा क्या है, मुझे बताइए ना। अब हम, मेरा और आपका ताल्लुक मीडिया के साथ है। ये जो अब कुछ डाउन के अंदर दिखाया गया इंटरव्यू वगैरह, सबसे बड़ा क्रेडिबल अखबार डाउन ही था ना सर। मैं बल्कि अब पूछने ही आप वाला था देखिए ना कि हमारी पोजीशन क्या है। एक कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम था, किस तरीके से मैनेज किया गया, किस तरह से चलाया गया। यानी आपको मीडिया नजर आता है, अब 4-4 सफे के अखबारात रह गए हैं, अंदाजा लगाइए, 6-6 सफे के अखबारात रह गए। और अखबारात के मैगजीन बंद होते जा रहे हैं। पहले 92 ने बंद किया, फिर उसके बाद एक्सप्रेस ने बंद किया, अभी पिछले संडे से दुनिया ने भी अपना मैगजीन बंद कर दिया। तो मैगजीन जर्नलिज्म खत्म होती जा रही है। यानी अब अखबार भी उस तरह से क्रेडिबल नहीं रह रहे, मीडिया के ऊपर बेजा किस्म की पाबंदियां हैं, सिविल सोसाइटी कहीं आपको सलमान भाई, ये मीडिया को तो अरबों रुपए जो थे वो जाते जाते ये दे के भी गए थे, और अपने इक़्तिदार के दौरान भी ये देते रहे हैं, तो फिर क्यों मैगजीन्स बंद हो रही हैं? देखिए ना, बात यह है कि वो जो पैसे मिलते हैं, वो अब उनको अपने कारोबार के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो है नहीं, ये तो सेठ है। इनका इंटरेस्ट ये है कि बस ठीक है, अखबार 4 सफे का हो जाए, 5 सफे का हो जाए, बस छप रहा है, बस काफी है। वो जो एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है एक जर्नलिस्ट की, वो तो नहीं है ना यहाँ पर, वो लैग करती है। अब मीडिया को पैसे तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन ये पैसा जो है वो जर्नलिज्म के ऊपर तो नहीं लग रहा ना, ये जर्नलिस्टों पे तो नहीं लग रहा पैसा, ये तो पैसा कहीं और जाके लग रहा है। तो ये जो कारोबारी मामलात हैं, ये जो नेक्सस बन चुके हैं। अब आप देखिए ना, हमारा पूरा मीडिया प्रॉपर्टी ट्राइकॉन्स के पास है ना। पाकिस्तान का मेजोरिटी 90% मीडिया अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉपर्टीज के बड़े बड़े ट्राइकॉन्स जो है उनके पास है। तो अब ये सवाल मैं वो कह रहा हूं कि कोई चीजें हमने बेहतरी की तरफ लेके जाने की बजाय उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया है, और वो बिगाड़ ऐसा पैदा किया है कि अभी हमें 10 साल लगेंगे किसाना साहब। अगर हमने आज कोई डायरेक्शन तय की ना, तो कम से कम 10 साल चाहिए। ये मसला 5 साल की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नहीं है। और फिर मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये कमजोर किस्म की कोलेशन बेस्ड हुकूमत के साथ अगर आप समझते हैं कि ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। ये क्राइसिस और ज्यादा डीप हो जाएंगे, फिर आप डीप स्टेट की शक्ल इख्तियार करेंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए, उसके पीछे सबकी सपोर्ट चाहिए। और ये जो मैंने कल आर्टिकल लिखा है कि वसूल बुनियाद कौमी मफामत, यानी एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आपको इत्तेफाक राय पैदा करना होगा, और 10 साल का एक रोड मैप हो, और सब सर जोड़ के बैठे
और ये इस वक्त सियासी दुश्मनी, सियासी इंतकाम, सियासी माजराई, सियासी टकराव, एक दूसरे का रास्ता रोकना, एक दूसरे के लिए रास्ता देना, खुदारा इस किस्म की पॉलिटिक्स से बाहर आ जाएं, इससे मुल्क का भला नहीं होगा। हम पहले ही इस किस्म के एडवेंचर की वजह से बहुत पीछे चले गए सर। हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि हम अपने अमल से कहां लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक्स को ग्रो करना है, इस मुल्क में पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना है सर। अगर आपने ये करना है तो तभी आप क्रेडिबल कंट्री और क्रेडिबल स्टेट के तौर पर सामने आ सकेंगे ना। सही बात है। आखिर में सर मुझे ये बताएं कि ये जो इशू चल रहा है इस वक्त फ़लस्तीन का और इसराइल के हवाले से, ये इस वक्त ग्लोबल स्टोरी बनी हुई है और हर जगह पे यही डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से इसको टेक अप करना चाहिए और इसका हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या असर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। एक बात मैंने आपको बताया कि वो पहले ही अपने इंटरनल क्राइसिस में बहुत फंसा हुआ है। अच्छा, मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा मसला यह है कि जब भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं ना दुनिया की पॉलिटिक्स में, तो हम बड़ी ताकतों की तरफ देखते हैं। हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, हम चाइना की तरफ देखेंगे, हम जर्मनी की तरफ देखेंगे, हम बरतानिया की तरफ देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का लार्जर इंटरेस्ट क्या है। हम ये देखते हैं कि इस वक्त दुनिया किस तरफ देख रही है, बड़ी ताकतें किस तरफ देख रही है। अब आप देखिए ना कि जो आपके जितने भी इदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हो, अरब लीग हो, OIC हो, आपको कहाँ नजर आ रहे हैं सिवाय मुज़म्मती बयानात के बारे में। तो आपका एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें, इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। अच्छा, जो मुस्लिम हुक्मरान होते हैं वो ज्यादातर अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। जो मुस्लिम दुनिया होती है वो एक और तरीके से एंटी अमेरिका और एंटी इसराइल कॉन्टेक्स्ट में खड़ी होती है। तो हमारी जैसी कमजोर रियासतें या कमजोर हुकूमतें या कमजोर सियासी निजाम की मौजूदगी में हम तो कोई इसमें कोई बड़ा रोल प्ले करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, मां सिवाय इसके कि हमें तो एक बात करनी चाहिए कि ये सारे मामला जंगों की तरफ क्यों जाते हैं। हमें तो डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, तनाज़ात को रिजॉल्व करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त इसराइल में और हमास के दरमियान या फलस्तीन के दरमियान, ये बुनियादी तौर पे बड़ी ताकतों की नाकामी है। और ये बड़ी ताकतों से मुराद बड़े ममालिक के साथ साथ ये जो बड़े आपने फोरम बनाए हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, OIC, ये इनकी नाकामी है सर। ये दुनिया के अंदर जो इस वक्त डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, उनको रिजॉल्व करने में अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। इनका बयान बस वो हमायत और मुखालफत में एक मुज़म्मती बयानात, एक रेजोल्यूशन तक महदूद होकर रह गया है। अमली तौर पर इन इदारों के कोई रोल नहीं है, जिसकी वजह से जो कमजोर ममालिक होते हैं उनके ऊपर ये जुल्म गिरता है। फिर जो मुस्लिम दुनिया होती है उसके ऊपर ये जुल्म गिरता है। अब जिस तरह से इसराइल की एक बड़ी ताकत अमेरिका उसके पुष्ट पे खड़ा है, तो इसलिए बहुत से ममालिक जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्यों अमेरिका को नाराज करेंगी, वो बीच का एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो पाकिस्तान के अंदर भी हमें नजर आता है। नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि इसके कोई अच्छे हालात बन सकें, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी हो रही है और जिस तरीके से फॉस्फोरस बॉम्ब्स का भी ज़िक्र आ रहा है, अल्लाह करे कि वहाँ पे भी हालात जो हैं वो बेहतर हों। और जिस तरीके से वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, उससे दिल जो है वो बड़ा कुढ़ता है और दिल बड़ा गमगीन है। आपका भी होगा, सबका, पूरी पाकिस्तानी कौम का, पूरे मुसलमानों का पूरी दुनिया में हो रहा है। अल्लाह करे कि इसका कोई हल निकल आ सके। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।